नमस्कार। क्या आप जानते हैं हमारे देश में कितने निर्दोष परिवारों को दहेज के झूठे केस में फंसाया जाता है। प्रतिवर्ष ऐसी घटनाएं आती हैं जिनमें से 70% मामले झूठे होते हैं। पत्नी के द्वारा झूठे आरोप अपने पति पर लगाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक दहेज केस आपके परिवार को बर्बाद कर सकता है। ये न केवल आपकी प्रतिष्ठा को खराब करता है बल्कि आपकी मानसिक शांति को भी खत्म कर देता है। यदि आपके या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ ऐसा हो रहा है, आपका कोई परिचित व्यक्ति है, उस पर दहेज का झूठा केस लगाया गया है, तो आप किस तरीके से उस मामले से डील कर सकते हैं, किस तरीके से पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा साबित कर सकते हैं, बहुत ही जल्द अपने परिवार को उससे बरी करा सकते हैं, बहुत ही जल्द उसके आरोपों को झूठा साबित कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आज के इस एपिसोड में आपको दी जाएंगी। मेरा आपसे अनुरोध और निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले। इसके माध्यम से आपको लीगल एडवाइस दी जाती है, जनरल गाइडेंस दी जाती है। यदि आप किसी भी विषय पर मुझसे कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। जल्दी आपकी लीगल प्रॉब्लम का आपको जवाब दिया जाएगा, आपकी कानूनी समस्या का समाधान किया जाएगा। नमस्कार, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पत्नियां इस दहेज कानून का दुरुपयोग कर रही है। ये कानून इसलिए नहीं बनाया गया कि आप इसका दुरुपयोग करें। दुष्यंत कुमार की 2 लाइन है कि हमको बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है, ये राह तबाही के घर जा रही है। आजकल पत्नियां जो दहेज कानून का मिसयूज कर रही है वो अपने लिए खुद मुसीबत बो रही है। ऐसी कंडीशन के अंदर उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो कानून बनाया गया, इसका उद्देश्य यदि आप जानें तो इसका उद्देश्य ऐसी महिलाओं को प्रताड़ना से बचाना था, ऐसी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना था जिनको उनके पति के द्वारा या ससुराल वालों के द्वारा परेशान किया जाता है। लेकिन ये महिलाएं जिन पर ऐसे अत्याचार किए नहीं जाते बल्कि ये अपने पति को उल्टा अत्याचारों के चक्कर में फंसा देती है, उन पर झूठा दहेज केस लगा देती है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करती है और इस दहेज कानून का मिसयूज करती है। तो यदि ऐसा किया जा रहा है तो आप उसके आरोपों का खंडन कर सकते हैं। जो एलिगेशंस आप पर और आपके परिवार पर लगाए गए हैं, आप उन्हें झूठा साबित कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसी महिलाओं के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए जो अपने पति पर झूठा दहेज केस करती है। उन्हें यह समझना होगा कि ये जो कानून है वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए है, ना कि दुरुपयोग करने के लिए। इसलिए नहीं है कि वो ससुराल वालों को दहेज के झूठे मुकदमे में फंसवा दे। हो सकता है कि वो इस वीडियो को देख करके थोड़ा समझे और मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब हो। तो यदि आपके नज़र में कोई भी ऐसी महिला है तो उसके पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो दहेज केस का मिसयूज ना करे और अपने पति को या ससुराल वाले लोगों को दहेज के झूठे मुकदमे में ना फंसाए, क्योंकि ये एक ऐसा मुकदमा होता है जिसमें परिवार वालों को बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है, उनकी प्रतिष्ठा खराब होती है, उनकी शांति भी खत्म हो जाती है। सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि आप पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं, आपको सबूत इकट्ठा करने होते हैं, क्योंकि कोर्ट सबूत देखती है। कोर्ट ना तो पीड़ित के पक्ष में होती है ना ही आरोपी के पक्ष में होती है। न्यायालय का काम होता है निर्णय देना, न्याय करना। जो फैक्ट्स उसके सामने रखे जाते हैं उसी के बेस पर, उसी के आधार पर कोर्ट अपना निर्णय देती है। तो सबसे पहले आपको एविडेंस को कलेक्ट करना होता है। जो भी सबूत इस बारे में हो कि पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं, वो सबूत, वो एविडेंस आपको कलेक्ट करने होंगे, वो सबूत आपको इकट्ठा करने होंगे। सबसे पहले आप संचार के सबूत दे सकते हैं। जो आपके बीच कम्युनिकेशन हुई है, जो आप दोनों के बीच बातचीत हुई है, आप वो प्रूफ कोर्ट में दे सकते हैं। या तो आपकी फ़ोन पर बात हुई हो, कॉल पर बात हुई हो, आपने ईमेल किया हो, आपने व्हाट्सएप पर चैटिंग की हो, किसी भी तरीके से यदि कोई ऐसी कम्युनिकेशन हुई है, ऐसी बातचीत हुई है जिससे साबित होता हो कि आपके बीच जो संबंध है वो बिल्कुल सही है, आपने कभी उससे दहेज की मांग नहीं की, आपने कभी उसके साथ मारपीट नहीं की, कभी उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, ये जो कम्युनिकेशन होती है, जो बातचीत होती है, आप उसके एविडेंस कोर्ट में दे सकते हैं। वो एविडेंस कॉल रिकॉर्डिंग हो सकती है, व्हाट्सएप पर हो सकती है, चैट हो सकती है या ईमेल के माध्यम से हो सकती है। किसी भी तरीके से यदि आपके पास कम्युनिकेशन से रिलेटेड सबूत होते हैं तो आप ये कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, जिससे ये साबित होता हो कि आपने पत्नी के साथ किसी भी तरीके की क्रूरता, किसी तरीके की क्रुएल्टी नहीं की, ना ही आपने कभी उससे दहेज की मांग की है, ना ही आपने उसे दहेज के लिए ताने मारे हैं। तो यदि आपके पास ऐसे सबूत होते हैं तो वो आप कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन हो सके। दूसरा, आप इसमें दे सकते हैं वित्तीय लेन देन के सबूत। यदि पत्नी कहती है कि इतना दहेज मेरे पिता ने इनको दिया है जो मुझे इससे वापस दिलाया जाए, या ये और दहेज की मांग कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप वित्तीय लेन देन के सबूत दिखा सकते हैं। आप अपनी पासबुक की स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। जब आपकी शादी हुई उस समय यदि पत्नी कहती है कितने रुपए दिए गए, या आपके पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, शादी के समय की फोटोग्राफ होती है जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि आपने कभी भी दहेज की मांग नहीं की है और ना ही आप वर्तमान में कर रहे हैं, जिससे कि उसके आरोपों का खंडन होता हो। इसीलिए आप वित्तीय लेन देन के सबूत दिखा सकते हैं। आप उसे कह सकते हैं कि केवल ये वस्तुएं उपहार स्वरूप दी गई थी और ये जो आरोप लगाए गए हैं ये बेबुनियाद है, न्यायालय को भ्रमित करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं।
ये सारी बातें आप बता सकते हैं ताकि आपका पक्ष मजबूत हो और आप और आपका परिवार जल्दी से जल्दी उस दहेज केस से बच सके और उसमें बरी हो सके। तीसरा आपको काम करना होता है, जो सबूत आप पेश कर सकते हैं वो होते हैं गवाहों के बयान। यदि आपके विवाह में जो लोग उपस्थित हुए थे आप उनके बयान वहाँ पर करा सकते हैं, या जो आसपास के लोग होते हैं, आपका कोई पड़ोसी हो, आपका कोई यार दोस्त हो, आपका मित्र हो, आप उसके बयान वहाँ पर करा सकते हैं जो इस बात को साबित करे कि मैंने इस पर कभी हाथ नहीं उठाया, आपने कभी उसके साथ मारपीट नहीं की, कभी दुर्व्यवहार नहीं किया, कभी उसे दहेज लाने के लिए ताने नहीं दिए। ऐसी कंडीशनें होती है यदि आप बयान करा देते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के जो इस बात को साबित करता हो, एक उसका एफिडेविट लगवाइए जो कोर्ट में इस बात को बता सकता हो कि कभी भी दहेज की मांग नहीं की गई और ना ही किसी तरीके की मारपीट की गई है। आपका परिवार एक सभ्य परिवार है, आपका जो सम्मान है वो समाज में है और पत्नी के द्वारा लगाए गए दहेज केस के कारण आपकी प्रतिष्ठा खराब हो रही है, जो इस बात को बता सके ऐसे 2 गवाहों के बयान आप अपने केस में करा सकते हैं। चौथा आपको कराना होता है, यदि पत्नी कहती है कि उसके साथ शारीरिक और मानसिक क्रूरता की गई है, आपने उसके साथ मारपीट की है, तो आप ये कह सकते हैं कि कब मारपीट की गई, कितने समय में की गई, क्योंकि कानून में सिर्फ ये बता देना कि आपके साथ मारपीट की गई ये पर्याप्त नहीं होता। आपको ये बताना होता है कितनी तारीख को की गई, किस समय की गई, किस हथियार से आपके साथ मारपीट की गई, कौन वहाँ पर था, कौन व्यक्ति मौजूद था, किसके सामने ऐसा किया गया। तो ये सारे सबूत आप उससे मांग सकते हैं। इसके लिए यदि वो कहती है उसके साथ मारपीट की गई जिससे उसे गंभीर चोटें आई, क्योंकि ज़्यादातर एप्लीकेशनें ऐसे ही लिखवाई जाती है, तो आप उसमें कह सकते हैं कि मेडिकल कहाँ है, आपने चिकित्सा परीक्षण क्यों नहीं कराया यदि आपके साथ मारपीट की गई। तो ये सारी बातें आप वहाँ से मेडिकल मंगवा सकते हैं, उससे मेडिकल मंगवाने की मांग कर सकते हैं। ऐसे में जो उसके द्वारा लगाए गए आरोप है उनका खंडन होता है यदि वो उचित सबूत कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर सकते। पाँचवा होता है, यदि कोई विशेष कारण हो, आपकी पत्नी के किसी और के साथ संबंध हो, वो एडल्ट्री में रहती हो, जिस कारण से वो आपके ऊपर ये आरोप लगा रही है, ये एलिगेशंस लगा रही है, तो ये सारी बातें आप कोर्ट को बता सकते हैं। वो सारे साक्ष्य, वो सारे एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत करें जो आपके केस को मजबूत करते हो और इस बात का प्रावधान करते हो कि पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद है और न्यायालय को भ्रमित करने के लिए दिए गए हैं, केवल मेरी प्रतिष्ठा भंग करने के लिए, मेरे परिवार को सबक सिखाने के लिए, मेरे परिवार के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए पत्नी के द्वारा ये झूठा दहेज केस लगाया गया है। आप ऐसा कह करके कोर्ट में सबूत प्रस्तुत कर सकते हैं। ये आपकी केस की पहली स्टेज होती है जब आप सबूत को प्रस्तुत करते हैं। उन्हीं सबूतों के आधार पर आपका जो वकील होता है वो कोर्ट में बहस करता है। यदि आपके पक्ष के सबूत पक्के होते हैं, पुख्ता सबूत यदि आप प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पक्ष में फैसला आने के चांस बढ़ जाते हैं और आप बहुत ही जल्द झूठे दहेज केस से बच सकते हैं। दूसरा काम आपको करना होता है, यदि एफआईआर में झूठी बातों को लिखवाया गया है और आप चाहते हैं उसे जल्द से जल्द खत्म कराना, तो आप हाई कोर्ट में क्वैशिंग एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आप उस एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं। जो ग्राउंड उसमें लिखवाए है कि आपके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई की जाए, उन्हें झूठा साबित करते हुए आप हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि ये जो एफआईआर मेरे नाम की गई है इसमें बेबुनियाद तथ्यों को दर्शाया गया है, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और इससे संबंधित जो आपके पास सबूत होते हैं वो आप हाई कोर्ट में पेश कर सकते हैं। फिर हाई कोर्ट के द्वारा उस एफआईआर को क्वैश कर दिया जाता है और ऐसी कंडीशन के अंदर कोई भी पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपकी पत्नी के द्वारा दहेज केस का मुकदमा डाला जाता है तो पुलिस वाला आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता बिना वारंट के। 7 साल से कम उम्र के मामलों में पुलिस अधिकारी को यह अधिकार नहीं होता कि वह आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ऐसा नहीं कि पत्नी ने जाकर के एप्लीकेशन दर्ज कराई, उसने एफआईआर दर्ज कराई, पुलिस वाला आपको उठा ले। यदि वो आपको घर से उठाना चाहता है तो ऐसे में उसे वारंट की आवश्यकता होती है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इतना आप उसे झूठा साबित करने के लिए प्रूफ को इकट्ठा कर सकते हैं और उस एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं। उसके बिना पर यदि आप ऐसे सबूत प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे वो झूठी साबित होती है तो उस एफआईआर को क्वैश कर दिया जाता है और कार्रवाई खत्म हो जाती है। इसके साथ ही यदि आपको लगता है कि इसमें समझौता हो सकता है तो सबसे बेहतर तरीका ये होता है, यदि दोनों पार्टनर को लगता है कि हम दोनों समझौता कर लेंगे और ये केस खत्म हो जाएगा, तो समझौते से बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि आपके कई साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में निकल जाएंगे। यदि आप सही तरीके से सबूतों को प्रस्तुत नहीं करते तो ऐसी स्थिति में सबसे बेहतर ये होता है कि यदि कोई भी ऐसी गुंजाइश हो कि समझौता हो सकता हो तो आपको समझौता कर लेना चाहिए और आप उसकी बातों को मानिए। यदि उसके तथ्य सही है और वो सही आप पर एलिगेशंस लगा रही है तो ऐसे में आपको उसकी बातों को मानना चाहिए और उसके साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए ताकि उसे किसी तरीके के दहेज केस करने की नौबत आए। तो ऐसे में आप उससे समझौता कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। यदि कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है और आपके अगेंस्ट में जो केस है वो दर्ज हो चुका है, आप उससे बच नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में आप उसमें जमानत ले सकते हैं।
यदि आपको लगता है कि केस तो अब चलेगा ही, तो ऐसे में आप जमानत ले सकते हैं। बेल के लिए आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करा सकते हैं, ऐसे ग्राउंड उसमें लिखवा सकते हैं जिससे ये साबित होता हो कि आप भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं करेंगे और आप न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर हाजिर होंगे। ये कह करके आप उस केस में बच सकते हैं, आप अपनी जमानत ले सकते हैं। फिर केस की जो कार्रवाई है वो चलती रहती है और ये लंबा प्रोसीजर होता है, क्योंकि कोर्ट भी चाहती है कि आप दोनों का घर बसा रहे। आप तो ये चाहते हैं कि आप सीधा कोर्ट में जाए, आपका पहला ऑप्शन कोर्ट होता है, लेकिन कोर्ट का पहला ऑप्शन ये होता है कि दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी रहे और इनका जो वैवाहिक संबंध है वो दोबारा से स्थापित हो सके। तो सबसे पहले तो कोर्ट के द्वारा यही किया जाता है, आपको समझाया जाता है और उन मामले की गंभीरता से जांच की जाती है। यदि मामला वास्तविकता में सीरियस होता है तभी जाकर के आपके अगेंस्ट में कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सबसे बेहतर ये होगा कि आप दोनों सेटलमेंट कर लें। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे कि दहेज के केस से किस तरीके से बचा जा सकता है। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप बिना संकोच किए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप अपने मामले पर मुझसे विधिक सलाह लेना चाहते हैं या किसी भी टॉपिक पर जनरल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी लीगल प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।